GST, accounting for GST, goods and service tax. नॉर्मली गवर्नमेंट हम पे टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है, टैक्स इम्पोज करती है। अब टैक्सेस जो हम लोग देते हैं जनरली लोग, वो दो तरीके से देते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे सपोज करो मैं कोई प्रॉफिट मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो बिजनेस में मुझे प्रॉफिट मैं अर्न कर रही हूँ, या फिर अगर मैं जॉब में हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है, या अगर मैं कोई प्रोफेशन में हूँ तो मैं फीस चार्ज कर रही हूँ। ये सब क्या है, ये सब मेरी डायरेक्ट कमाई है, मेरे हाथ में आने वाली। तो जो टैक्स मुझे डायरेक्टली मेरी फीस पर या मेरे प्रॉफिट पर या मेरे सैलरी पर मुझे पे करना पड़ता है, जो मेरे डायरेक्ट मेरी इनकम में से माइनस हो जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, जिसका लाइबिलिटी टू पे या बोलेंगे कि बर्डन सीधा हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। मैं शिफ्ट नहीं कर सकती मेरा बर्डन कि मैं सोचूं यार मैं सैलरी में ना अपनी टैक्स नहीं दूं, या मैं मेरे प्रॉफिट में से टैक्स नहीं दूं, किसी और से लेके या फिर गवर्नमेंट को दे दूं, मैं वो नहीं कर सकती। तो वैसे टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स का स्कोप उतना वाइड नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, और जिसकी जिसकी कम इनकम कम है, जिसकी कमाई कम है, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती, तो इसका इतना वाइड स्कोप नहीं होता। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये पता है किस पे लगता है, किस पे इम्पोज होता है? ये बेसिकली है ना, अपन जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं ना मार्केट में, उसके ऊपर इम्पोज होता है। यानी कि हर आदमी जो सामान खरीदने जाएगा या सर्विसेज लेने जाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करो मैं रेस्टोरेंट गई, ठीक है, रेस्टोरेंट गई तो मैंने अपना खाना ऑर्डर किया, तो मेरे को जो बिल मिला, उस बिल में मेरे पर टैक्स लगता है। तो जो टैक्स लगता है ना, वो मैं पहले जीएसटी से पहले तक सर्विस टैक्स दे रही थी। अब देखना क्या होगा, जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। तो जो हम टैक्स देते हैं ना, ये वाला अपने बिल के ऊपर, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो हो क्या रहा है, रेस्टोरेंट जो चला रहा है ओनर का, वो अगर कुछ अर्न कर रहा है तो उसको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो ये रेस्टोरेंट चला रहा है ना, उसमें क्या होता है, वो क्या कर रहा है, वो गुड्स बेच रहा है, ठीक है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, अपने को सर्विसेज दे रहा है बेसिकली। सो गुड्स भी नहीं बोलेंगे, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो सर्विसेज अगर अपने को खाने की सर्विस दे रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो अपना एक टैक्स अपने से कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को जाके दे रहा है। वो खुद अपनी पॉकेट से नहीं भर रहा है, उसका बिल तो 1000 रुपए का ही बना है, लेकिन वो अपने से 100 रुपए अलग से टैक्स के नाम पे कलेक्ट कर रहा है। तो अपन तो 1100 रुपए दे के आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, कमाई उसकी हुई, टैक्स उसने अपने से कलेक्ट किया और फिर वो जाके गवर्नमेंट को दे देता है। यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स वो अपने ऊपर आ गया, मतलब जो कस्टमर है ना, उसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स उसने शिफ्ट कर दिया। पॉकेट्स अपनी पॉकेट्स अपन पे कर रहे हैं, लेकिन वहां गवर्नमेंट के पास जमा कौन करा रहा है, ये जो रेस्टोरेंट चलाने वाला आदमी, वो जमा करा रहा है। क्या इसका लॉजिक क्लियर हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स एक बार वापस सुनो। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाती हूँ, डिपार्टमेंटल स्टोर रन करती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं जाती हूँ रोज सामान अपना खरीद के लाती हूँ, रिलायंस फ्रेश चली गई, या मतलब और जितने भी इस तरह के आउटलेट है वहां चली गई। मैं वहां सामान खरीदी वहां पे, और मेरे को एक बिल बना के दिया उसने। उस बिल में जो मेरा अमाउंट था, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स चार्ज किया। देखो कमा वो लोग हमसे रहे हैं, हमें तो सामान बेच रहे हैं, और कमा हम लोगों से वो लोग रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अब जो लोग वो कमाते हैं, जो अमाउंट वो लोग अर्न कर रहे हैं, उस पे वो टैक्स हम लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं, ना कि वो अपनी पॉकेट से भर रहे हैं। जैसे अभी अपनी क्या बोलते हैं, इनकम हुई, कोई सैलरी मिल रही है अपने को, या मैं फी चार्ज कर रही हूँ, तो मेरी कमाई है, मैंने फी चार्ज किया। सपोज करो मैंने 10,000 रुपया मेरे को महीना मिल रहा है, तो 10,000 के ऊपर मैं खुद टैक्स भरूंगी। मतलब अगर 10% टैक्स लगता है, तो 10,000 के ऊपर 10% 1,000 हुआ, तो 9,000 मेरे पॉकेट में बचता है। मैं अपनी पॉकेट से 1,000 रुपए पे करती हूँ, तो इसको तो डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वहां पे पता है क्या होता है, वहां पे जो अपने पे बिल, अपना बिल बनाते हैं वो लोग। सपोज करो मेरा 5,000 रुपए का बिल बना,
तो उसमें वो लोग टैक्स जोड़ देते हैं। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने से, हम लोगों से, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके फिर ये वाला अमाउंट वो लोग गवर्नमेंट को जाके दे के आ जाते हैं। उन्होंने अपने पॉकेट से नहीं भरा, जबकि टैक्स का बर्डन उन्होंने क्या किया, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। जो भी टैक्स अपन शिफ्ट कर सकते हैं उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्लस इसका बहुत वाइड एरिया होता है, वाइड स्कोप होता है जहाँ पे काम करता है। कैसे, हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सामान खरीदता ही रहता है, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, और जो सामान हम खरीदने जाएंगे उसके ऊपर टैक्स पे करके, तो वो सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और हर आदमी को चुकाना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम ही इज अर्निंग। उसका कोई मतलब नहीं है वो कम कमा रहा है चाहे ज्यादा कमा रहा है, अगर वो कंजम्पशन कर रहा है जितने का भी उसका बिल बनेगा उसके ऊपर उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और इनडायरेक्ट टैक्स सब लोगों से कवर किया जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स अगर आपकी इनकम लो है तो उस पर नो टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लेवल आ जाएगा हमारा इनकम का कि उसके बाद से हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनकम इंक्रीज होती है टैक्स देते रहना पड़ता है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, टैक्स पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले हमें बहुत तरीके की टैक्सेस देने पड़ते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, सर्विस टैक्स देना पड़ता था, वैट देना पड़ता था, ठीक है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला, और कितना माथापच्ची, हम लोगों को भी कितना परेशानी, जो आदमी एक्साइज ड्यूटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, वैट देता है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको हर टैक्सेशन के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जब अपन रिटर्न फाइल करते हैं ना तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज अपने को पूरी करनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए बहुत आसान कर दिया, हम लोग को क्या कर दिया, इन सब को खत्म करके खाली एक टैक्स लेकर आ गए गवर्नमेंट, जीएसटी। अब हमें इतने सारे टैक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कराने की नीड नहीं होती, हम सिर्फ एक जीएसटी के लिए रजिस्टर कराएंगे तो एक ही तरीके का टैक्स पे करना, अलग अलग तरीके का पे नहीं करना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो सारे मर्ज खत्म होके अबॉलिश हो चुके हैं, उसकी जगह एक जीएसटी आ गया, जैसे कि ऑक्ट्रॉय टैक्स देते थे अपन, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, पता नहीं कितने तरीके के टैक्सेस अब देते थे, हम लोग देते थे। अब क्या हो गया, एक ही तरीके का टैक्स रह गया, बाकी सब खत्म हो गए। और जो ये लोग अपन टैक्स देते थे ना, इसके अंदर क्या होता था, सबकी रेटें डिफरेंट होती थी। अगर आप राजस्थान में बैठ के डीलिंग कर रहे हो तो यहाँ अलग आपको टैक्स देना पड़ेगा, अलग रेट पे। सेम काम अपन दूसरे स्टेट के साथ डील करें, सपोज राजस्थान और मुंबई में ट्रांजेक्शन हो रहा है, परचेज एंड सेल हो रहा है, तो पता चल रहा है कि राजस्थान का टैक्स रेट अलग है, मुंबई का टैक्स रेट अलग है, बहुत प्रॉब्लम, इतना दिक्कत होती थी पहले। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक हमारे लिए सारे झमेले से हमको छुट्टी दे दी है। कैसे, एक तो उन्होंने ना क्या किया, एक ही टैक्स रख दिया, सारे के सारे बाकी सारे टैक्स अपने से हटा दिए, पहली बात। दूसरी बात, जो रेट ऑफ जीएसटी है ना वो यूनिफॉर्म हो गई है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि एक ही रेट पे सारी जगह, सारे स्टेट्स में, पूरी कंट्री में एक ही रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम राजस्थान के अंदर डील करें तो अलग टैक्स रेट है, हम लोग राजस्थान वाले मुंबई से ट्रांजेक्शन करें तो अलग टैक्स रेट है, बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में। अब नहीं आएगी, अब इन्होंने बस क्या कर दिया है, कोई 4-5 लिस्ट बना दी है कि अगर इन पर्टिकुलर आइटम की बात करोगे उस पर ये टैक्स रेट लगेगा ऑल ओवर इंडिया, इन पर्टिकुलर आइटम्स की बात करोगे तो उस पर टैक्स रेट, ये वाली टैक्स रेट लगेगी ऑल ओवर इंडिया, सेम टैक्स रेट। बस 4-5 लिस्ट बना दी है जिसमें हम लोग को 4-5 रेटें ध्यान में रखनी पड़ती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल रही है। और पहले क्या होता था ना, लोग क्या करते थे, इन टैक्स को अवॉइड करते थे या ना चोरी करते थे इस टैक्स की। कैसे, हम लोग बिल ही नहीं बनवाते थे लोगों से, यार हम लोग अगर हम लोग बिल बनवाएंगे तो हमें ज्यादा टैक्स, कस्टमर्स क्या सोचते थे, यार अगर अपन बिल मांगेंगे ना तो वो टैक्स जोड़ के दे देगा, और जो सेलर होता था वो भी यही सोचता था कि अगर मैं बिल बना के दूंगा तो मेरा जो कमाई है वो एक नंबर में शो हो जाएगी, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि मैंने ऐसी कोई सेल की है। तो अपन क्या करते हैं, अपन भी अपनी कमाई को छुपाना चाहते तो अपन बिल देना नहीं चाहते, और कस्टमर सोचता है यार कौन बिल ले, बिल लेंगे तो लोग टैक्स मांगने लग जाएंगे, तो दोनों बात थी। तो पहले क्या होता था ना, टैक्स अवॉइड करते थे अपन, मतलब बिल देना भी अवॉइड करते थे, टैक्सेस भी छुपाने की कोशिश करते थे। अब क्या हो गया ना, जीएसटी के आने से एक फायदा हो गया, एक तो जो सेलर है वो भी सोचता है यार एक ही तो टैक्स लेना है, ले लेते हैं, काम खत्म।
और उसको बेनिफिट भी मिलता है, बिल बनाने से, टैक्स कलेक्ट करने से सेलर को बेनिफिट भी मिलता है, और जो बायर है उसको भी बेनिफिट मिलता है कि पुख्ता सबूत रहता है, अगर कभी कोई चेंज कराना है या कोई भी ऐसी बात होती है तो उसमें भी आसानी हो जाती है। और सेलर को ऐसे भी इंटरेस्ट रहता है आजकल कि वो बिल बना के दे और टैक्स कलेक्ट करे, क्योंकि वो उसका बेनिफिट उठा सकता है। कैसे उठाएगा वो मैं अभी समझाऊंगी। जीएसटी ने क्या किया है, इन्होंने 5 स्लैब्स बनाई है, 5 स्लैब्स बनाई है, ठीक है, फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे कलेक्ट करना उसके लिए 5 स्लैब्स बनाई है। जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो अपने को लॉ में पढ़ना है उसको एज इट इज बस पढ़ लो, दिमाग मत लगाना मैम इसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं वैसे क्यों बोल रहे हैं, इतना यूज का नहीं है, अपने कोर्स में भी इतना इलेबोरेटेड नहीं है, होता तो मैं पढ़ाती, मैं यहाँ भी टैक्स तो पढ़ा नहीं रही, मैं अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, तो अकाउंट्स के हिसाब से और अपने कोर्स के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है मैं उससे एक्स्ट्रा ही तुम लोग को समझा रही हूँ, टेंशन मत लेना, बस इसको लॉजिकली मतलब क्लियर करने की कोशिश करना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब पहला स्लैब देखो, एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं या जो भी, एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, उसके ऊपर 0%। ये रेस्टोरेंट वाला फूड नहीं है, या तो हम लोग जो बाजार मंडी से सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर फूड, वो वाला फूड की बात है। कॉमन यूज आइटम्स, बेसिकली रेस्टोरेंट अपन जो जाते हैं वहां पे जो सर्विसेज अपन लेते हैं ना उनसे, वो लोग हमें खाना बना के खिला रहे हैं, उसके ऊपर अपन टैक्स देते हैं, ऐसे भी फूड पे टैक्स नहीं लगता वहां पे। कॉमन यूज आइटम्स हो गया 5%। थर्ड, स्टैंडर्ड रेट एक उन्होंने डिफाइन कर दी है, हो गई 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, एक बार सुन लो फिर बताती हूँ। स्टैंडर्ड रेट हो गई इनकी 18%। और लास्ट है लग्जरी आइटम्स एंड इस पे 28%। एक और बात देखो, जो जीएसटी होता है ये तो मैंने बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये लेवी किसके ऊपर ऊपर होता है, प्रिस्क्राइब रेट, फिर लेवी होता है ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जा रही, सप्लाई मतलब सेल की जा रही है, या तो तुम्हें गुड्स बेचे जा रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी करते हैं। और किस किस रेट पे लेवी करते हैं, अभी मैंने 5 लिस्ट बताई थी तुम्हें, जिसमें जिस कैटेगरी में जो भी फॉल करता है उस कैटेगरी के हिसाब से तुमसे चार्ज कर लिया जाता है टैक्स, ठीक है। और बात, पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़ के सब की बाकी सब चीजों के ऊपर तुम्हारा जीएसटी अप्लाई होता है। ये खाली 2 चीजें जिनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, अब आगे समझो। देखो, परचेजर होता है, कॉन्सेप्ट है अच्छे से सुनना, और एक सेलर होता है। अपन अपन भी जनरल पब्लिक है, अपन बाजार में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो वो क्या करता है, सामने वाला सेलर जो होता है वो क्या करता है, अपना बिल बनाता है, बिल में टैक्स जोड़ के तुमसे कलेक्ट करता है। तुमको अगर 1000 का बिल है, 100 रुपए टैक्स दोगे और 1100 रुपए पे करके आओगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं कोई फॉर्म हूँ, कोई प्रोडक्शन यूनिट हूँ, कोई भी ऐसी बंदी हो जो बिजनेस कर रही है, तो मैं क्या करती हूँ, या तो होलसेल में परचेज करती हूँ, रिटेल में बेचती हूँ, या फिर मैन्युफैक्चर करती हूँ और फिर रिटेल में बेचती हूँ, ये 2 तरह से बिजनेस करती हूँ, ठीक है। अगर मैं होलसेल में खरीद रही हूँ तो मैं परचेज तो करके आई रही होंगी, और अगर मैन्युफैक्चर में खरीद कर रही हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ तो मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, मैं खरीद तो रही हूँ पक्का से, डेफिनेटली ये मैं कुछ ना कुछ परचेज तो कर ही रही हूँ। अब मैं भी परचेजर हूँ, अगर मैं होलसेल में सामान खरीद के लेकर आई हूँ, मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, तो मेरा भी
नेट गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, बारिश का मौसम होता है। चलो समझ रहे हो ना मैं बोला, आगे वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो तो मैं भी तो कुछ ना कुछ खरीद ही रही हूँ ना, तो मेरे लिए भी जो मेरे को ये सप्लाई करा, या तो वो बल्क में जो सामान मैं जिससे खरीद रही हूँ तो वो मेरे लिए सेलर होता है, और या फिर जो मैं रॉ मटेरियल किसी से खरीद रही हूँ किसी सप्लायर से, तो वो भी क्या कर रहा है, मेरा बिल बना रहा है और उसको मेरे से टैक्स कलेक्ट कर रहा है। मैं कौन हूँ, बिजनेस वुमन ही हूँ, मैं भी बिजनेस ही कर रही हूँ, मैं भी आगे जाके बेचूंगी। लेकिन जब मैं खरीद रही हूँ वो सामान बेचने के लिए, या तो रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ या मैं होलसेल में सामान बल्क में खरीद रही हूँ बेचने के लिए आगे, तो मैं भी तो खरीद रही हूँ, मैं भी बिल पे करके आऊंगी, उसके ऊपर मैं टैक्स पे करके आऊंगी। ठीक है, अब जो ये टैक्स मैं पे करके आ रही हूँ इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। नॉर्मली जो ये टैक्सेशन की जीएसटी क्या पता नहीं नेट में बार बार आ रहा जा रहा है। तब लोग हो क्या क्लास पे? मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, शोइंग दैट यू आर नॉट। क्या बोल रही थी कि अगर मैं कुछ सामान खरीदती हूँ तो मेरा सप्लायर भी मुझे बिल बना के देगा, उस पर मेरे से टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो सामान मैं खरीद रही हूँ उस पर टैक्स लेके आ रही हूँ और उसी सामान को फर्दर मैं दोबारा रीसेल करूंगी, मैं बिजनेस पर्पज से खरीद रही हूँ। जब भी ऐसा होता है कि बिजनेस पर्पज से परचेजिंग की जाती है तो जो अपन टैक्स देके आते हैं ना उसका क्रेडिट ले सकते हैं जब अपन बेचते हैं तब। अब देखो कैसे, जो ये टैक्स मैं यहाँ पे सप्लायर को पे करके आ रही हूँ, और मैं कौन हूँ अभी फिलहाल, परचेजर हूँ। ठीक है, मैं टैक्स देके आ रही हूँ, इसको बोला जाएगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स किस आदमी के लिए बोला जाएगा, जो बिजनेस कर रहा है, एक बार खरीद रहा है जो सामान उसको फर्दर बेचेगा भी, या तो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बना के बेचेगा, या होलसेल में जो बल्क में खरीद के लेकर आया फिर उसको रिटेल में बेचेगा। अल्टीमेटली मैं इसको बेचूंगी सामान को, इसलिए इसको जो टैक्स में पे करके आ रही है उसको बोला जाएगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अपने लिए कोई खर्चा नहीं, अपन अपनी पॉकेट से पे करके आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं 10,000 रुपए का सामान खरीद के आ रही हूँ और उस पर 1,000 रुपए टैक्स पे करके आ रही हूँ, तो फिलहाल मैं 11,000 रुपए अपनी पॉकेट से पे करके आ रही हूँ। ये जो टैक्स है मैं अपनी पॉकेट से पे करके आ रही हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए खर्चा नहीं होगा, इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स को बोलेंगे असेट। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में मैं इसका क्रेडिट ले सकती हूँ, ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा, सपोज करो 10,000 रुपए का सामान जो मैं खरीद के लेकर आई थी उस पे मैं 10,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ रही हूँ। ठीक है, उसको 20,000 का बना के बेच रही हूँ। अगर मैं 20,000 का बेच रही हूँ तो मैं भी सेल कर रही हूँ, मैं सेल करूंगी तो मैंने किसी का 20,000 का बिल बनाया होगा, उस पे मैंने 2,000 रुपए टैक्स कलेक्ट किया होगा ना, सामने वाले से भी मैं टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ। अब ये वाला जो टैक्स है ना मेरे लिए, सेलर के लिए, वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। और जो आउटपुट टैक्स होता है ना वो सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी होती है मेरे लिए, क्योंकि ये जो टैक्स जो होगा ना, ये अमाउंट ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट को ना अल्टीमेटली 2,000 रुपए से ही मतलब है। क्यों? क्योंकि जो 10,000 रुपए का सामान है ना उसी सामान को तुम 20,000 का बना के बेच रहे हो, उस पर प्रॉफिट ऐड करके, यानी कि 20,000 में 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उस 10,000 पे तुम 1,000 रुपए ऑलरेडी पे करके आ चुके हो। अब वो 1,000 रुपए तुम ऑलरेडी पे करके आ चुके हो 10,000 पे, अब ये 10,000 इस 20,000 में इंक्लूडेड है। 20,000 पे तुम 2,000 टैक्स ले रहे हो, तो ये 2,000 में 1,000 रुपए इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो होता क्या है, गवर्नमेंट को तो 20,000 में 10,000 इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट को 2,000 रुपए से ओवरऑल मतलब होता है। ठीक है, अब 2,000 में मैं पूरे 2,000 अब क्यों पे करूंगी, मैं तो 1,000 रुपए ऑलरेडी पे करके आ चुकी हूँ। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये आउटपुट टैक्स जो है 2,000 मैंने कलेक्ट किया है, उसमें से मैं इनपुट टैक्स को माइनस कर दूंगी 1,000 और 1,000 रुपीज जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना इसको जाके मैं गवर्नमेंट को पे करके आऊंगी। ठीक है, गवर्नमेंट को पे करके आऊंगी। क्यों? अब देखो क्या होता है, जो परचेजर होता है वो क्या करता है, वो सेलर को टैक्स पे कर देता है अपनी पॉकेट से,
और जो सेलर होता है वो क्या करता है, परचेजर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है, यही होता है। तो इस केस में जब मैं खरीद के आई थी तब मैंने सेलर को 1000 रुपए दे दिए थे, तो ये 1000 रुपए सेलर ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुका है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट को मैं बचा हुआ 1000 रुपए गवर्नमेंट को चुका दूंगी, और जो 1000 रुपए मैं इनपुट का टैक्स का क्रेडिट ले रही हूँ, जो मैं पे करके आई थी ना, वो अपने पास रख लूंगी वापस पॉकेट में, अपने पॉकेट से जो मैं पे करके आई थी वो मैं रख लूंगी और बचा हुआ 1000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। तो मुझे तो फायदा हो गया ना, मेरी पॉकेट से जो 1000 रुपए लगे थे वो मैंने अगले अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए, और मैंने अपने पास वो उतना अमाउंट रख के मैं परचेज करके आई, तो मैं 1000 रुपीज इनपुट टैक्स पे करके आई अपनी पॉकेट से, और जब मैं सेल कर रही हूँ तब मैं 2000 रुपए कलेक्ट कर रही हूँ कस्टमर से आउटपुट टैक्स बोल के, ठीक है, आउटपुट टैक्स बोल के। और जो गवर्नमेंट को अपन पे करेंगे, मैं खरीद के आई थी और मैं बेच रही हूँ, तो गवर्नमेंट को पे क्या करूंगी मैं, 2000 आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करूंगी, और बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को पे करूंगी, यानी कि 2000 में से 1000 रुपीज माइनस करूंगी और बचा हुआ जो 1000 रुपए है वो गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। ये जो 1000 रुपए मैं इनपुट टैक्स पे करके आई थी, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट को मेरे को जिसने बेचा था वो पे कर चुका है, तो मैं उतना अमाउंट रोक लूंगी। और क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए जो मैं खरीद के आई थी वो ऑलरेडी 20,000 रुपए में इंक्लूडेड है जो मैं बेच रही हूँ। मैं 2 बार टैक्स क्यों दूं गवर्नमेंट को, एक ही सामान पे नहीं दूंगी ना। तो गवर्नमेंट को तो टोटल मिला के 2000 मिल जाएगा उस सामान पे, टोटल मिला के उसका गवर्नमेंट का काम खत्म, और मेरे को भी बेनिफिट होगा। जो मैं टैक्स पे करके आई थी ना वो मैं रोक लूंगी और बचा हुआ पे कर दूंगी, तो उसका मुझे क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। इसीलिए मैंने तुमको क्या बोला था, जो इनपुट टैक्स होता है वो मेरे लिए असेट होता है, और जो आउटपुट टैक्स होता है वो मेरे लिए लाइबिलिटी क्यों है। भले ही मैं दूसरे से मतलब कलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पर जिम्मेदारी आ गई ना मुझे गवर्नमेंट को चुकानी। जब तक मैं गवर्नमेंट को चुकाऊंगी नहीं तब तक के लिए वो मेरे लिए लाइबिलिटी बनी हुई रहेगी। जिस दिन मैं गवर्नमेंट को दे दूंगी मेरे झंझट से मैं मुक्ति पा लूंगी। मेरी कुछ आइटम्स, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तुम इनपुट टैक्स पे करके आते हो लेकिन उन पर आउटपुट टैक्स नहीं लगता, यानी कि क्या होगा, उसका इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर GST paid on purchase cannot be set off against GST collected, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे चीजें, जैसे रेस्टोरेंट के बिल पर फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, याद रखना ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हें याद रखने हैं हमेशा। ये तुम्हें मैंने PDF शेयर किया है, उसके अंदर है जो लिस्ट दे रखी है कि ये पर्टिकुलर आइटम्स है जिनके ऊपर तुम इनपुट टैक्स तो देकर आओगे लेकिन तुम आउटपुट कलेक्ट करके उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे कि फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। टेंशन मत लो, एक बार ये लिस्ट से याद कर लेना, फिर आगे कहीं पे यूज आएगा तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब अपन यहाँ तक तो पढ़ लिया, और एक और चीज समझ लो, कुछ ऐसी आइटम्स है जिनके ऊपर GST लगता ही नहीं है, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट होना, यानी कि कुछ आइटम्स पे GST लगता ही नहीं है। कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जिसपे GST लगता ही नहीं है? पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट को दे रहे हो तो टैक्स लेगी। अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हो तो गवर्नमेंट से टैक्स लेके गवर्नमेंट को थोड़ी ना दे दोगे वापस, इसलिए वो बोलती है अगर हम कोई सर्विस लेते हैं या गुड्स खरीदते हैं तो हमको ना कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स हुए, एजुकेशन सर्विस हुई, हेल्थ सर्विस हुई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए या फिर कोई इंटरेस्ट हुआ, इन सब के ऊपर GST नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट है सर्विसेज से, सर्विस टैक्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? जिसमें मैंने तुमको क्या बताया था कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो हमें पहले देने पड़ते थे, हम उन सब टैक्सेस को खत्म करके उसको मर्ज कर दिया गया एक सिंगल टैक्स में जो कि GST, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला गया। जितने अपन कितने सारे टैक्सेस के भी नाम लिए थे, मैंने बोला था कि ना एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लग्जरी टैक्सेस ऑन लॉटरी, बहुत सारे टैक्स थे, हम सबको हटा दिया गया, एक टैक्स खाली अपन पे करते हैं GST सबकी जगह, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है। और इसकी रेट्स जो है वो यूनिफॉर्म है,
पूरे कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सेम रेट लगेगी, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में अलग अलग रेट्स नहीं है, सेम रेट है। ये कॉस्ट नहीं माना जाता है। जो इनपुट अपन पे करके आते हैं वो हमारे लिए असेट होती है, कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है। और जीएसटी बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जीएसटी वैल्यू एडिशन पे चार्ज किया जाता है। वैल्यू एडिशन मतलब 10,000 पे तुम चुका के आए इनपुट टैक्स, 20,000 का बिल बन रहा है, तो गवर्नमेंट जो लेगी वो दोनों के डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स बनता है ना वो कलेक्ट करेगी तुमसे। यानी कि जो डिफरेंस क्या हुआ 10,000 हुआ, तो 10,000 पे 1,000 रुपए बनता, तो गवर्नमेंट को फर्दर तुम 1,000 रुपए ही दोगे, 2,000 नहीं दोगे। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन पे। मैं तो सिर्फ समझाने के पर्पज से तुम्हें बता रही थी कि 20,000 पे 2,000 बनता है, 10,000 पे तुम 1,000 रुपए दे के आए हो, तो बचा हुआ जो 1,000 रुपए ना डिफरेंस अमाउंट वो गवर्नमेंट को दोगे। या तो तुम ऐसे बोलो, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि 20,000 माइनस 10,000 रुपीज, खाली वो तुम्हें गवर्नमेंट को देना। ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। 3 तरीके के टैक्सेस हम पढ़ेंगे। एक होता है स्टेट एसजीएसटी, एसजीएसटी, और होता है सेंट्रल जीएसटी। ये होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड होता है जब अपन लोग क्या करते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, कि राजस्थान मुंबई की बात करें तब आईजीएसटी लगता है। और जब अपन नॉर्मल विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हमें 2 तरीके के टैक्सेस देने पड़ते हैं विद इन स्टेट। क्यों? एक तो स्टेट विद इन स्टेट होगा, राजस्थान की राजस्थान में अगर अपन कर रहे हैं तो एक तो सेंट्रल बोलेगी कि मुझे भी टैक्स दो, और एक स्टेट बोलेगी कि भाई हमारा तो टैक्स बनता है, ये स्टेट के अंदर तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी तुमसे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी तुमसे, लेकिन तुम तो एक ही टैक्स पे करोगे, उसका आधा आधा ये लोग बांट। अगर तुमको बोलते कि तुम्हारा मतलब जो तुम सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसमें 12% टैक्स लगता है, तो तुम्हें तो सिर्फ 12% ही देना है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, 6% तो एसजीएसटी में चल जाएगा और 6% सीजीएसटी वाले ले लेंगे। ये लोग आपस में बांट लेंगे, उससे अपने को मतलब नहीं, अपन तो टोटल 12% ही देंगे। ठीक है ना। और आईजीएसटी क्या होता है, जब अपन इंटर स्टेट करते हैं ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसमें अपन आईजीएसटी एक खाली सिंगल टैक्स पे करते हैं, आईजीएसटी अकाउंटिंग प्रोसीजर। पहला पॉइंट, अगर तुम गुड्स परचेज कर रहे हो, अभी तो मैंने तुम लोग को बेसिक एंट्री समझाई थी यार, अपन गुड्स खरीद के आ रहे हैं तो अपन बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो हम लोग क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे और टू कैश करते थे या बैंक करते थे, जो भी अमाउंट। अब मैंने तुमको क्या बताया, जब तुम खरीद के आ रहे हो तो तुम्हारा बिल बनाया होगा 10,000 रुपए का, बनाया होगा, लेकिन जब तुम 10,000 रुपए का बिल बनाया उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, तुमसे टैक्सेस कलेक्ट किए। टैक्सेस कलेक्ट किए यानी कि कुछ 12% अपने से कलेक्ट किया, तो 1,200 अपन पे करके आए, लेकिन 1,200 में से कुछ सीजीएसटी है कुछ एसजीएसटी है, यानी कि हाफ हाफ 600। तो अपनी एंट्री कैसे करेंगे, अपन ने टोटल पेमेंट किया है 11,200 रुपए, 1,200 रुपए अपन ने टैक्सेस भी दिया, जिसमें से 600 है सीजीएसटी और 600 है एसजीएसटी। ठीक है, तो मैं एंट्री कैसे करूंगी, परचेज अकाउंट 10,000 रुपए डेबिट, टीजीएसटी में 600 रुपए और एसजीएसटी का 600 रुपए, ये टोटल मैंने 11,200 रुपए पे किए। तो कैश और बैंक अपन पे कितना करें, 11,200, तो अपना जो बैंक अकाउंट है, जो अपन पेमेंट करे कैश अपने पास से कितना जा रहा है, 11,200 जा रहा है, इसलिए मैं 11,200 अपने बैंक अकाउंट में से या कैश में से कम कर दूंगी। और परचेज करके आई, मेरा एक्चुअल खर्चा क्या 10,000 रुपए का है, और जो टैक्सेशन मैं पे करके आई हूँ गवर्नमेंट के लिए वो ये दे के आई हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इसको अलग से क्यों लिखती हूँ, मैं खर्चा है, क्यों, क्योंकि जब मैं सेल करूंगी ना तब लोगों से कलेक्ट कर लूंगी, जितना मैं कलेक्ट करूंगी उसमें ये क्या है, मेरे लिए खर्चा नहीं है, ये मेरे लिए असेट है, इसलिए मैं इसको डेबिट कर रही हूँ। असेट का अकाउंट डेबिट होता है, खर्चे का अकाउंट डेबिट होता है, मैंने खर्चे को अलग डेबिट किया है और मैंने असेट्स को अलग डेबिट किया है, और टोटल जो मैं पेमेंट करके आ रही हूँ कैश में या बैंक से, ये मेरी असेट से असेट रिड्यूस हो रही है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ। क्या मेरा लॉस। अब हम बात कर रहे हैं सेल की, अब आउटपुट की बात कर रहे हैं।
अपन जब एंट्री करते बेचने की, तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, असेट बढ़ रही है, तो मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। टू सेल्स, ये एंट्री करती हूँ। लेकिन मैंने सामान कितने का बेचा, मैंने सामान बेचा है सपोज करो क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने एंट्री गड़बड़ी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना पैसा मिला, टू सेल्स, मैंने सेल किए 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की सेल की है, 10% सपोज फॉर एग्जाम्पल है, मैं इस पे तुमसे जीएसटी कलेक्ट कर रही हूँ, मैं बेच रही हूँ, मैं तुम कस्टमर से कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने 2,000 कलेक्ट किए, इसमें से 1,000 रुपए सीजीएसटी, 1,000 रुपए एसजीएसटी, ठीक है। तो मैंने टोटल कितना कलेक्ट किया, 22,000 कलेक्ट किया, लेकिन सेल तो मैंने 20,000 की है, मेरी इनकम जो होगी वो इसी में से होगी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का बोल के 1,000 रुपए कलेक्ट कर, ये एंट्री समझ में आई। पैसा मिला टोटल 22,000, कैश मेरे पॉकेट में 22,000 आ रहा है, लेकिन सेल के नाम पे इनकम जो मेरी एक्चुअली में हो रही है वो 20,000 की हो रही है, बचा हुआ 1,000 और 1,000 मैं टैक्स के नाम पे कलेक्ट कर रही हूँ लोगों से। तो आ तो रहा है ना कैश मेरे पॉकेट में, तो आ रहा है, जितने अमाउंट आ रहा है मेरा वो 22,000 से मैं उसको डेबिट कर दूंगी एसेट को, क्योंकि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बैलेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है उसको मैं डेबिट कर रही हूँ 22,000 रुपए से, और मेरी सेल एक्चुअल में 20,000 की है, और बाकी अमाउंट जो है 2,000 मेरा टैक्स। थर्ड एंट्री देखो क्या चीज की है, अगर कोई परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो जो मैंने परचेज करते टाइम टैक्स पे किया था वो मेरे को रिवर्स होके मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा ना मेरी पॉकेट में। मैं देखता रही थी क्योंकि मैंने सामान खरीदा था, मैं सामान वापस से भेज दे रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, खराब सामान आ गया, जो मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट में उन्होंने लगाया, उन्होंने बोला था हमारी जिम्मेदारी है, सही सलामत पहुंचेगा, नहीं पहुंचा तो मैं वापस रिटर्न कर दी, तो जो टैक्स देकर आई थी वो रिवर्स होके वापस से मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, अगर मैंने डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेजेस टू क्रेडिटर किया था, परचेजेस टू बैंक या क्रेडिटर किया था जो भी, ठीक है। तो अब उल्टी एंट्री करूंगी तो परचेज रिटर्न लिखूंगी, और जो यहाँ पे टैक्सेस पे करके आई थी वो टैक्सेस भी उल्टे रिवर्स एंट्री हो जाएगी उसकी भी, इनपुट सीजीएसटी इन। हेलो हेलो, अब सब कोई हो, यस चले मैम। गए। यस मैम। हेलो, आज यहाँ पे वेदर का लग रहा है कुछ लफड़ा है, इस वजह से ना क्या बोलते हैं कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग को समझ बेटा, सबको आगे ना, आज अपन इतना ही रखते हैं। अब फॉर सेल्स रिटर्न क्या एंट्री होगी, सेल करते तो कैसे करते हैं अपन एंट्री, बैंक
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ये करते हैं सेल्स करते टाइम। और अगर सेल्स रिटर्न हो रही है तो एंट्री क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, वापस से अपन अपना सामान कोई सामने वाला देने आ जाएगा तो अपने को उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पैसे रिफंड कर रहे हैं या उधारी पे भी बेचा था तो मैंने एंट्री पास की होगी, तो मैं उल्टी एंट्री कैसे पास करूंगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं पे करके आई थी ना। सपोज करो 10,000 रुपए का सामान है, उसमें से 4,000 रुपए का रिफंड मतलब मेरे पास रिटर्न हो गया, तो रिटर्न मैंने 4,000 रुपए का किया था, तो 4,000 रुपए के हिसाब से 10% मेरा जो टैक्स लगा होगा, कितना लगा होगा, 400 में से 200 तो था मेरा CGST का आउटपुट और 200 था SGST का आउटपुट, तो मैंने रिटर्न रिवर्स एंट्री पास कर दी। टू क्या है, बैंक या फिर डेटर। 4400 समझ आ गया।